नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें चीजों के सबसे छोटे मतलब सबसे बुनियादी कणों से लेकर उस पूरी जटिल दुनिया तक ले जाएगा जो इन्हीं कणों से बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रसायन विज्ञान की, वो साइंस जो हमारे आसपास की हर चीज की बुनियाद है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पदार्थ की नींव क्या है। फिर परमाणुओं के अंदर की दुनिया में गोता लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि तत्वों को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनके गुण और व्यवहार कैसे होते हैं, और आखिर में ये कैसे आपस में जुड़ते हैं और केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, उस सबसे छोटी इकाई से जिससे मिलकर ये पूरी दुनिया बनी है। तो सबसे पहले एक सवाल मन में आता है कि आखिर वो सबसे छोटा कण है कौन सा जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। सुनने में ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब यकीन मानिए पूरे ब्रह्मांड को समझने का दरवाजा खोल देता है। और वो जवाब है एटम, यानी कि परमाणु। यही है वो फंडामेंटल पार्टिकल, पदार्थ का वो सबसे बुनियादी कण। और ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इसका साइज सोचिए लगभग 10 की घात -10 मीटर होता है। तो हमारी आज की कहानी का हीरो यही है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, इस फील्ड के एक बहुत बड़े नाम को याद करना तो बनता है, एंटोनी लेवॉइशियर, जिन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। असल में उन्होंने ही इस सब को समझने की नींव रखी थी। अच्छा, तो अब हम अपने हीरो यानी एटम से तो मिल लिए। अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि ये एटम खुद किन चीजों से बना है। इसके अंदर 3 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, जिसकी खोज की जे थॉमसन ने। फिर आता है प्रोटॉन, जिसे गोल्डस्टीन ने खोजा। और इस तिकड़ी को पूरा करता है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये एटम के बिल्कुल सेंटर में मतलब केंद्र में एक साथ कसकर बंधे होते हैं, और इसी सेंटर को हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। ये 2 नंबर बहुत जरूरी हैं, इन्हें समझना होगा। एक है एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या। ये कुछ नहीं, बस प्रोटॉन्स की गिनती है, और यही चीज तय करती है कि कोई एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या सोना है। दूसरी तरफ है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर बनती है। तो अब हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इनमें थोड़े से फेरबदल से एक ही एलिमेंट के अलग-अलग वर्जन कैसे बन जाते हैं। यहाँ पर 3 ऐसे टर्म्स हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहला है आइसोटोप्स या समस्थानिक। इसमें एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मतलब प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती, पर न्यूट्रॉन अलग-अलग हो सकते हैं। फिर है आइसोबार्स या समभारिक। इसमें उल्टा है, मास नंबर सेम होता है। और आखिर में आइसोटोन या सम न्यूट्रॉनिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन आइसोटोप्स का हमारी असली दुनिया पर बहुत बड़ा असर है। जैसे कार्बन 14, जिसकी मदद से हम हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र पता लगाते हैं, या फिर यूरेनियम 235, जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर एटम बॉम्ब तक में इस्तेमाल होता है। और एक मजेदार फैक्ट, टिन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके सबसे ज्यादा मतलब 10 आइसोटोप्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग-अलग एलिमेंट्स के गुण और उनका व्यवहार कितना अलग और कितना एक्सट्रीम हो सकता है। तो एक तरफ है हाइड्रोजन, जो कुदरत में मिलने वाला सबसे हल्का एलिमेंट है, और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है यूरेनियम, जो सबसे भारी है। ये रेंज ही अपने आप में कमाल की है। अगर हम सबसे हार्ड चीज की बात करें तो जाहिर है दिमाग में हीरा ही आता है। और हीरा क्या है? ये कार्बन का ही एक रूप है। यहीं से एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है अपरूप या एलोट्रोप का, मतलब एक ही एलिमेंट पर उसके रूप अलग-अलग। और अब देखिए कमाल की बात, एक तरफ हीरा है जो दुनिया की सबसे कठोर चीजों में से है, और दूसरी तरफ है ग्रेफाइट, जो हमारी पेंसिल में होता है और इतना नर्म होता है कि कागज पर निशान छोड़ देता है। और मजे की बात यह है कि ग्रेफाइट भी शुद्ध कार्बन है। सारा खेल बस एटम्स के अरेंजमेंट का है। एक्सट्रीम्स की बात चली रही है तो जरा टंगस्टन को देखिए। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये इतनी ज्यादा गर्मी झेल सकता है। तभी तो पुराने बल्ब के फिलामेंट इसी से बनते थे।
और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। पारा यानी मर्क्यूरी, ये एक ऐसा मेटल है जो -38.8 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघल जाता है। इसका मतलब है कि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है ना कमाल? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। तो एटम्स को आपस में जो चीज़ जोड़ कर रखती है वो है केमिकल बॉन्ड। इसे आप एक तरह का गोंद समझ सकते हैं। इसमें सबसे मजबूत बॉन्ड्स में से एक है आयनिक बॉन्ड, जो अक्सर मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है। और सबसे कमजोर फोर्सेस में से एक है वैन डर वाल्स फोर्स। केमिस्ट्री में एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस है रेडॉक्स रिएक्शन। ये असल में दो हिस्सों में होता है जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। पहला है ऑक्सीडेशन, यानी जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, और दूसरा है रिडक्शन, यानी जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। एक देगा तो दूसरा लेगा, ये हमेशा साथ ही होता है। और यहीं पर हम एक बहुत कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, अरे हम खुद, ये सब असल में बना किस चीज से है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री में। और आज हम उन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की कहानी जानेंगे जिनसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है। सवाल तो बड़ा है ना? और इसका जवाब हमें कमाल की माइक्रोस्कोपिक जर्नी पर ले जाएगा। हम शुरू करेंगे अपने आसपास की दुनिया से और फिर चलेंगे उन सबसे छोटे पार्टिकल्स तक जिनके बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो इस सफर का पहला पड़ाव पदार्थ के सबसे बुनियादी कण को समझना। यही वो चीज है जो हर एलिमेंट को उसकी खास पहचान देती है। और हाँ, शुरू करने से पहले क्रेडिट देना तो बनता है एंटोनी लेवोइजिए। इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। इन्होंने ही वो बुनियाद रखी जिस पर आज ये पूरी साइंस खड़ी है। तो सारी कहानी शुरू होती है एटम से, यानी परमाणु। ये किसी भी चीज का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपनी केमिकल पहचान नहीं खोता। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स का लेगो ब्लॉक है। ठीक है, तो एटम से तो मिल लिए, अब जरा जूम इन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। क्या ये बस एक सॉलिड बॉल है या इसके अंदर भी कोई दुनिया है? चलिए पता लगाते हैं। हर एटम के बिल्कुल सेंटर में एक डेंस कोर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एटम का ज्यादातर वजन मतलब मास इसी में होता है। और अब हम मिलने वाले हैं उन पार्टिकल से जो इसके अंदर और इसके चारों ओर घूमते हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने में साइंटिस्ट्स को कई दशक लग गए। कहानी शुरू हुई 1896 के आसपास। गोल्डस्टीन ने खोजा पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन। फिर 1897 में आए जे थॉमसन और उन्हें मिला नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। पर कुछ तो मिसिंग था, एक खालीपन था। और फिर फाइनली 1932 में जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन को ढूंढ निकाला जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। और बस पजल का आखिरी पीस भी अपनी जगह पर फिट हो गया। इन्हीं तीन खोजों ने मिलकर एटम की हमारी आज की समझ को बनाया है। तो अब हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर किसी एटम को उसकी यूनिक पहचान देते कैसे हैं? ये सब इनके कॉम्बिनेशन का खेल है जो हर एलिमेंट के लिए एक फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। और यही आता है सबसे जरूरी पॉइंट, एटॉमिक नंबर। ये कुछ नहीं, बस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है। बस इतना ही। एक प्रोटॉन वो हाइड्रोजन है, 6 प्रोटॉन वो कार्बन है, 87 प्रोटॉन वो फ्रांसियम है। मतलब सिर्फ ये एक नंबर यही सब कुछ तय करता है। अच्छा, चलिए इन दो जरूरी नंबर्स के बीच का फर्क भी साफ कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर, जैसा हमने देखा, वो एलिमेंट की पहचान है, सिर्फ प्रोटॉन की गिनती। और मास नंबर वो उस एटम का वजन है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर जो संख्या बनती है वो। तो एक है पहचान और दूसरा है वजन। सिंपल। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, ये टेबल सब कुछ आसान कर देगा। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हैं आइसोटोप्स। ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग वर्जन्स होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कार्बन 12 और कार्बन 14, दोनों हैं तो कार्बन ही, पर कार्बन 14 में 2 न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। फिर आते हैं आइसोबार्स। इनका मास नंबर तो सेम होता है, पर ये होते अलग अलग एलिमेंट्स हैं। और आखिर में आइसोटोन्स। इनमें न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी होती है। तो देखा, ये रिश्ते हमें बताते हैं कि एटम्स में कितनी वैरायटी हो सकती है। पर सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? अरे इसलिए क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आइसोटोप्स के असल दुनिया में बहुत पावरफुल इस्तेमाल हैं। जैसे कार्बन 14, इसकी मदद से हम हजारों साल पुरानी चीजों की उम्र पता लगाते हैं।
या यूरेनियम-235 जो न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर एटम बम तक में इस्तेमाल होता है। इससे पता चलता है कि एक ही एलिमेंट के अलग-अलग रूप कितने अलग-अलग और जबरदस्त काम आ सकते हैं। तो हमने देख लिया कि एक ही एलिमेंट के कई रूप हो सकते हैं। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दुनिया में कितने अलग-अलग तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ी और अनोखी दुनिया है जिसमें कुछ हैरान कर देने वाली एक्सट्रीम्स भी हैं। चलिए कुछ मजेदार फैक्ट से शुरू करते हैं। इस पूरे यूनिवर्स का सबसे हल्का और सबसे सिंपल एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, बस एक प्रोटॉन। और अगर स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर देखें तो कुदरत में मिलने वाला सबसे भारी एलिमेंट है यूरेनियम। और जब बात मेटल्स यानी धातुओं की हो तो ये वैरायटी और भी कमाल की है। एक तरफ है लिथियम जो इतना हल्का है कि पानी पे तैर सकता है, और दूसरी तरफ है ऑस्मियम जो सबसे भारी मेटल है। सोचिए जरा कितनी जबरदस्त रेंज है एलिमेंट्स की। एक और मजेदार फैक्ट, जब हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात आती है, मतलब गर्मी और बिजली को पास करने की, तो कोई भी मेटल चांदी यानी सिल्वर का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कीमती है। अच्छा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं जरा उस पे नजर डालते हैं। इसमें ज्यादातर तो नाइट्रोजन ही है, करीब 78%। उसके बाद आती है 21% ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। लेकिन यहां एक सरप्राइज है। धरती की ऊपरी परत यानी अर्थ्स क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट असल में ऑक्सीजन है, पूरे 46.6%। मतलब ये सिर्फ हवा में ही नहीं है, ये तो हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में भी भरा पड़ा है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्या, पर ये आपस में जुड़कर वो सब कुछ कैसे बनाते हैं जिसे हम देखते हैं, छूते हैं। इसका सारा खेल है केमिकल बॉन्ड्स का। तो एटम्स आपस में चिपकते कैसे हैं? इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन्स में। देखिए, जी.एन. लुइस ने एक ऑक्टेट रूल दिया था। ये कहता है कि एटम स्टेबल होने के लिए अपने सबसे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। बस यही स्टेबल होने की चाहत यही सब कुछ करवाती है। जैसे एक अनस्टेबल सोडियम और क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके एक मजबूत स्टेबल आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं। और ये जुड़ाव मोटे तौर पर 2 तरीकों से होता है। पहला है आयोनिक बॉन्ड, इसमें एक एटम दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक तोहफे की तरह। और दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, दोस्तों की तरह। एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फर्क है ये। अब जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सारे बॉन्ड्स एक जैसे मजबूत नहीं होते। आयोनिक बॉन्ड्स तो बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं, और फिर आती है सबसे कमजोर कड़ी, वैन डर वाल्स फोर्स। ये एक बहुत ही वीक टेम्परेरी सा अट्रैक्शन है। समझिए जैसे 2 छोटे चुंबक बस एक पल के लिए एक दूसरे के पास से गुजरे हों। लेकिन ये कमजोर फोर्स भी पानी जैसी चीजों की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो सबसे मजबूत आयोनिक बॉन्ड से लेकर सबसे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स तक, यही वो अनदेखे कनेक्शंस हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़े हुए हैं। छोटे से छोटे मॉलिक्यूल से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब कुछ इन्हीं से बना है। तो सवाल ये उठता है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, आखिर ये दुनिया, ये हर चीज बनी किससे है? हमारे आसपास की चीजों से लेकर खुद हमारे शरीर तक। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो कभी सोचा है, ये कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, ये हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, और हाँ, हम खुद आखिर किस चीज से बने हैं? इसका जवाब जितना सीधा लगता है उतना ही हैरान करने वाला भी है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें अपनी सोच को बहुत ही छोटा करना होगा। इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं पदार्थ की सबसे बुनियादी ईंट की। और ये है हमारी कहानी का हीरो, परमाणु यानी कि एटम। समझिए, ये वो सबसे छोटा हिस्सा है जो किसी भी चीज की पहचान को बनाए रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर ये कितना छोटा है? अच्छा, एक अंदाजा लगाइए। जरा सोचिए, अगर एक सेब को हम पृथ्वी जितना बड़ा कर दें तो उसका एक अकेला परमाणु असली सेब के बराबर होगा। सच में इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो ठीक है, परमाणु बहुत छोटा है, ये बात तो समझ आ गई। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत है। चलिए जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस नन्ही सी दुनिया के अंदर आखिर छिपा क्या है। अब देखिए, परमाणु के अंदर ना एक पूरी की पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले मिलिए नेगेटिव एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन से, जिसे जे थॉमसन ने खोजा। फिर है पॉजिटिव सोच वाला प्रोटॉन, जो गोल्डस्टीन की देन है।
और आखिर में जो हमेशा न्यूट्रल रहता है वो है न्यूट्रॉन, जिसे जेम्स चैडविक ने दुनिया से मिलाया। और ये टीम ना ऐसे ही आवारा नहीं घूमती, बीचों बीच है इसका कंट्रोल सेंटर, जिसे कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। यहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन, अरे वो तो सैटेलाइट की तरह इस सेंटर के चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सारे के सारे परमाणु इन्हीं 3 चीजों से बने हैं, तो फिर सोना सोना क्यों है और लोहा लोहा क्यों? इनकी अपनी अलग पहचान कैसे बनती है? जवाब इनके अंदर ही छिपा है। देखिए, किसी भी परमाणु की असली पहचान है उसका आधार कार्ड नंबर, यानी उसकी परमाणु संख्या। और ये कुछ नहीं, बस उसके अंदर बैठे प्रोटॉन की गिनती है। 1 प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, 8 तो ऑक्सीजन। बस यही नंबर सब कुछ तय करता है। और वो द्रव्यमान संख्या, वो तो बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल वजन है, समझिए एक तरह से। अब असली मजा तो तब आता है जब इन नंबरों में थोड़ा बहुत फेरबदल होता है। मान लीजिए प्रोटॉन तो उतने ही रहें, पर न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो गए, तो हमें मिलते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स, मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग भाई बंधु। और इसी तरह अलग अलग एलिमेंट में भी कुछ समानताएं हो सकती हैं, जिन्हें हम समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वही आइसोटोप कार्बन 14, उसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि कोई पुरानी चीज कितनी पुरानी है। यूरेनियम 235 से न्यूक्लियर पावर बनती है। और एक मजेदार बात, टिन के पास सबसे ज्यादा पूरे 10 तरह के स्टेबल आइसोटोप्स हैं। तो इन्हीं अलग अलग परमाणुओं से बनता है तत्वों का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और हर तत्व की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी अलग खासियत। चलिए अब मिलते हैं कुछ सुपर हीरो एलिमेंट्स से। एक तरफ है हाइड्रोजन, इतना हल्का कि बस उड़ ही जाए, और लिथियम जो सबसे हल्की मेटल है। तो दूसरी तरफ है यूरेनियम, कुदरत का सबसे वजनी एलिमेंट, और ऑस्मियम जो कि सबसे भारी मेटल है। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई। करंट दौड़ाना हो, चांदी से बेहतर कुछ नहीं, कुछ बेहद मजबूत चाहिए, हीरे से ज्यादा मजबूत कुछ है ही नहीं। पारा, वो इकलौती ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। और टंगस्टन, अरे वो तो इतनी गर्मी झेल लेता है कि बल्ब के फिलामेंट में आज भी चमकता है। तो ठीक है, हमारे पास ये सारे अनोखे तत्व तो हैं, पर ये अकेले अकेले तो दुनिया नहीं बना सकते। तो सवाल ये है कि ये एक दूसरे से जुड़कर ये सारी चीजें बनाते कैसे हैं? इसका राज छिपा है इनके बीच के रिश्तों में, जिन्हें हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड्स। और इसका एक ही गोल्डन रूल है, ऑक्टेट नियम। समझिए, हर परमाणु अपनी बाहरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, ताकि वो स्टेबल या कह लीजिए संतुष्ट हो सके। और इसी संतुष्टि को पाने के लिए वो दूसरे परमाणुओं से दोस्ती करते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन लेकर, कभी देकर, या फिर शेयर करके। और बस यहीं से बनते हैं ये बॉन्ड्स। पर हाँ, हर दोस्ती एक जैसी नहीं होती। आयनिक बंधन सबसे मजबूत होते हैं। समझिए फेविकॉल का पक्का जोड़। सहसंयोजक बंधन भी काफी स्ट्रांग होते हैं, जहां बराबरी की साझेदारी चलती है। और फिर आते हैं वैंडर वॉल्स बल। ये तो बस एक हल्की फुल्की जान पहचान की तरह हैं, सबसे कमजोर। और यही है पूरी कहानी का निचोड़। इन्हीं मजबूत और कमजोर रिश्तों का जो जाल है, वही हमारी पूरी दुनिया को बनाता है। पानी की एक छोटी सी बूंद से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक, हर चीज इन्हीं बुनियादी नियमों का नतीजा है। तो हमने परमाणुओं से शुरुआत की और उन्हें जोड़कर पूरी दुनिया बना दी। अब सवाल ये है कि इन बुनियादी ईंटों और हमारी आज की समझ के साथ आने वाले कल में हम और क्या-क्या बना सकते हैं। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।